अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स वीक के आगाज़ में दोबारा पॉजिटिविटी की तरफ प्रिवेल होते हुए दिखाई दिए। ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स काफ़ी हद तक ग्रीन टेरिटरी जो परफॉर्मेंस है वो विटनेस करते हुए नजर आए। हम देख रहे हैं मार्केट की सिचुएशन काफ़ी हद तक कंसोलिडेशन की तरफ जा रही है। 46,000 का लेवल दोबारा मार्केट कंसोलिडेट कर रही है और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्वेस्टर्स के जो एक परसेप्शन है वो दिखाई दे रही है कि काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट को ग्रैब करें और जो अच्छी और चीप वैल्यूएशन है उसको काफ़ी हद तक अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 45,868.04 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट की 46,189.02। लोअर वाज 45,868.04 सेम एज द ओपनिंग एंड फाइनली क्लोजर 46,000 अबव यानी कि 46,087.64 पे क्लोजर रहा। 219.6 का इजाफा देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने हेफ्टी वॉल्यूम्स जनरेट किए। हम देख रहे हैं 470.06 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। 39.54 मिलियन शेयर्स जो है वो फ्राइडे के मुकाबले में ज़्यादा दिखाई देते हैं। वैल्यू रही 21.04 बिलियन रुपीज़। और वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बिंग इन ग्रीन टेरिटरी के इलेक्ट्रिक लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.02 के माइनर इजाफे के साथ। 4.13 पे क्लोजर। 36.61 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। यूनिटी फूड सेकंड स्पॉट पे 1.37 का इजाफा देखा गया। 34.31 का क्लोजर रहा। 36.25 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली टीआरजी अगेन लाइमलाइट में 8.01 का इजाफा देखा गया। 114.93 पे क्लोजर रहा। 29.80 का कारोबार रहा। ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस और खासकर स्क्रिप्ट्स वाइज भी अगर हम बात करें तो डिटेल्ड पोजीशंस स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही हैं और इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं डेली बेसिस पे कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट को दावत देते हुए या वेलकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पर काफ़ी गुंजाइश नजर आ रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम जनरली मार्केट को डिस्कस करेंगे, यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के क्या इन्स क्या आउट्स ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और ओवरऑल क्या न्यू ट्रिगर्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, चेंज क्या दिखाई दे रहा है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द रिपोर्ट। वापस आते हैं फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। महंगाई की शरह में कमी और इक़्तिसादी उफ़क़ पर मस्बत इत्तलात के साथ ही गुज़िश्ता दिनों से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का तसलसल कायम और दायम है। इस तसलसल की बदौलत इंडेक्स ने न सिर्फ सैकड़ों पॉइंट्स इजाफे से नफ्सियाती हद उबूर कर ली, बल्कि गुज़िश्ता कारोबारी हफ्तों के दौरान लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की शरह नमू में भी बेहतरी देखी गई। माहिरीन की जानिब से मुस्तकबिल में शरह नमू मजीद बढ़ने की पेशन गोइयों ने सरमायाकारों में एतमाद पैदा किया है, जिसकी बदौलत मार्केट में शोबाजाती बुनियादों पर सरमायाकारी में इजाफे मार्केट ग्राफ में बुलंदी रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अल्लाह के फजल से ऐसे वक्त में परफॉर्म करके अपनी अहमियत बता रहा है कि जब पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मुआशी क़ुव्वतें मुख्तलिफ वजूहात बशमूल कोरोना सख्त मुश्किलात का शिकार है और उनकी मुख्तलिफ शोबों में खराब सूरत हाल की वजह से मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार तनज़्ज़ुली का शिकार है। आलमी मालियाती इदारों की कारकर्दगी पर तहकीक करने वाले इदारे की जानिब से दुनिया की स्टॉक मार्केटों के ताज़ा जायजे के मुताबिक पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने एशिया में सबसे बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। हुकूमत पाकिस्तान की रोशन ख्याली और जिद्दत पसंदी की तर्ज पर उठाए गए इक़दामात की बदौलत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पहले ही फ्रंटियर से इमर्जिंग मार्केट का लक़ब पा चुकी है। सरमायाकारों की जानिब से मुनाफे बख्श कंपनीज के हिस्से की खरीदारी में दिलचस्पी के बाइस स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में काफी पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। हफ्तावार कारोबार में बढ़ते हुए कोरोना इन्फेक्शन के केसेस से सरमायाकारों का एतमाद मजरूह तो हुआ, ताहम पाकिस्तानी मसनूआत के नए बरामदी ऑर्डर्स मौसूल होते ही टेक्सटाइल सेक्टर की बढ़ती सरगर्मियों ने मार्केट पर मस्बत असरात मुरतब किए। माहिरीन का कहना है कि स्टॉक मार्केट में तेजी की वजह वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कंस्ट्रक्शन पैकेज में तोसी भी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जिसे दुनिया की बेहतरीन मार्केट माना जाता है, बिलखुसूस IT सेक्टर के साथ ऑटोमोबाइल, फार्मा, ऑयल सेक्टर के हिस्से में जबरदस्त इजाफा अच्छे दिनों की नवीद सुना रहा है। याद रहे कि साल 2020 में आलमी माशी पेचीदगियों के असरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपने ऊपर असरअंदाज नहीं होने दिए। यही वजह थी कि कारोबारी सिलसिला साल की इब्तिदा से ही तेजी से जारी और सारी है, जबकि इंडेक्स में मजीद काफी बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है।
जी, इंडेक्स में काफी बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है। 46,000 के लेवल पे ऑलरेडी हम सस्टेन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे कितने माइलस्टोन अचीव करने हैं, ये आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान सोमरू साहब, आप एमडी हैं केएसबी सिक्योरिटीज के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। नताशा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अरसलान, सबसे पहले ये बताइए, ओवरऑल मार्केट के अंदर 46,000 का लेवल कंसोलिडेट होते हुए, करेक्ट होते हुए लास्ट वीक हमने देखा, ओवरऑल बुलिश नोट पे दिखाई दे रहे हैं हम। एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट के चांसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आई थिंक 46,000 इज जस्ट द बिगिनिंग राइट नाउ। दिस इज द फर्स्ट डे आफ्टर द मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जो फ्राइडे को अनाउंस हुई थी। उसके बाद लोगों का सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव हो गया। आई वुड रादर से कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, बिकॉज उसमें काफ़ी जो इन डेप्थ स्टेट बैंक गवर्नर ने प्रेस रिलीज के अंदर अपनी एक्सप्लेन किया था कि इकोनॉमी किस तरफ ऊपर जा रही है, तो इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस आ गया है। लेकिन ये इंडिकेशन उन्होंने पहले ही दे दी थी कि जो इंटरेस्ट रेट है वो फर्दर बढ़ाया या घटाया नहीं जाएगा। इस मर्तबा दो चीज़ें हुई हैं। नंबर वन, एक तो उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट रेट विल बी लोअर फॉर लॉन्गर, मतलब उन्होंने सबने अगली मॉनेटरी पॉलिसी भी सबने डी फैक्टो अनाउंस कर दी है कि हम लोग यहीं पे ही रखेंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने की कि ग्रोथ जो है, ग्रोथ को उन्होंने कहा कि अपवर्ड चांस है 2% से भी ज़्यादा जाने का। तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि 2.5 to 3% आपकी जीडीपी ग्रोथ जा सकती है इस फिस्कल ईयर में, जो जून की तरफ है। और उन्होंने एक पूरा फ्रेमवर्क संभाला के बताया है कि हमारे रिजर्व स्ट्रॉन्ग है, हमारी इकोनॉमी वो नहीं है जो 2018-19 में थी। इस वक्त तक अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे भी तो ग्रेजुअल करेंगे। सो इंटरेस्ट रेट जब लोअर है तो इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आ गया है वापस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए और बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने के लिए। आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन जो इन्वेस्टर ने आज पहला दिन दिखाई है। एग्जैक्टली और इंटरेस्ट रेट का भी फर्दर कोई भी अनचेंज होता हुआ या कोई नेगेटिव या कोई पॉजिटिव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एट द सेम टाइम अब फोकस कहाँ करना चाहिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से? पाकिस्तान में डिफरेंट परसेप्शन भी बिल्ड हो रहे हैं और डिफरेंट चीज़ें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से खुलते हुए नज़र आ रही हैं, डिफरेंट रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं अगर हम बात करें ओवरऑल इकोनॉमिक टर्म्स में, कि हमारे कुछ मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक्सपोर्ट के नंबर्स कहाँ जा रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी होगी आगे नहीं होगी, या हमें कुछ और मार्केट्स ढूंढनी चाहिए, हमें कहाँ फोकस करना चाहिए अरसलान? देखिए, वेरी वैलिड पॉइंट। उसमें हमें इस वक्त ये फोकस करना चाहिए कि 2017-18 वापस रिपीट ना हो। नंबर वन, वो इसलिए रिपीट हुआ था क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स तो बढ़ रही थी लेकिन एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही थी। और जब ये कोविड खत्म होगा तो हमारी रेमिटेंसेस भी थोड़ा स्लो डाउन हो जाएंगी, ग्रोथ जो इसके अंदर है। तो इकोनॉमी वाइज पॉलिसी मेकर्स और इवन जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी सारी एनर्जी और सारा थॉट प्रोसेस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। क्योंकि आपने दिसंबर के जो नंबर देखे थे इंपोर्ट ऑफ गुड्स तकरीबन $5 बिलियन है। और अगर हम सालाना ये $60 बिलियन का नंबर देखते हैं कि टर्फ की मशीनरी भी आएगी, RLNG इंपोर्ट्स भी आएंगी, वैक्सीनेशन भी इंपोर्ट होंगी, तो हमारे पास डॉलर अवेलेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगले 12 महीने के लिए अगर $60 बिलियन की हमारी इंपोर्ट हुई तो करेंसी के ऊपर प्रेशर आ सकता है। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि एक्सपोर्ट में जो ग्रोथ है वो मेंटेन करनी चाहिए, मिनिमम डबल डिजिट 10 to 12% एवरी ईयर। तो फोकस हमें कहाँ करना चाहिए, किस पॉलिसी को फोकस करना चाहिए? जो हम प्रोग्राम से पहले भी फर्दर बात कर रहे थे और आप इंडिकेट कर रहे थे कि हमें IMF की तरफ, पॉलिसीज की तरफ जो है वो ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, एक तो IMF की जो पॉलिसीज के दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं, वो ये है कि एक तो टैक्स रेवेन्यूज हमें बढ़ाने, नंबर वन, वो जब बढ़ेंगे तब हम इंसेंटिव क्रिएट कर सकते हैं एक्सपोर्टर्स के लिए। दूसरी चीज़ जो है IMF की पॉलिसी के अंदर ये है कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है, जो करेंसी मार्केट होती है, वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अब उसमें बार बार इंटरेस्ट रेट बढ़ा के उसको रोकने की ज़रूरत नहीं करनी चाहिए। आज अगर 161 है तो भले कुछ महीने बाद 164-65 हो जाए, लेकिन वो पैनिक नहीं आना चाहिए। अभी भी कोई फ्लक्चुएशन तो थोड़ी बहुत चलती रहती है। बिल्कुल, अभी 19-20 से फ्लक्चुएशन शुरू हो गई है जब से मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई है। और हमें एक्सपोर्ट मार्केट जो है नहीं देखनी चाहिए। लुक ईस्ट की पॉलिसी में हमें अफ्रीका को देखना चाहिए और हमें जो है फार ईस्ट को भी फोकस करना चाहिए, जहाँ पे हम लोग कंपेटिटिव हैं। देखिए, हमें जो है ना कंपटीशन ग्लोबली अगर करना है तो विद द लाइक्स ऑफ साउथ कोरियन, चाइनीज, इंडिया, बांग्लादेश, इनके साथ कम्पीट करना है इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट क्वालिटी। और हमें थीम्स भी चेंज करनी है, हमारा जो नेचर है वो चेंज करना है और वहाँ की मार्केट को सीख करने के लिए कुछ नया भी लाना होगा। तो डू यू थिंक जो प्रोडक्ट्स हमारी चलती चली आ रही हैं उनमें भी कुछ चेंज आना ज़रूरी है? जी, मेरे ख्याल से तो टोटली चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ओवर डिपेंडेंस है 15 सालों से टेक्सटाइल्स के ऊपर। और टेक्सटाइल अगर हम रीजनली कंपेयर करें तो हम इतने कंपेरेटिव नहीं अभी तो IT भी आ गया है, अभी तो नहीं भूलें आप, कोविड में सबसे ज़्यादा संभाला IT नहीं दिया। जी बिल्कुल, लेकिन उसका बेस को अगर आप देखेंगे ना, आपके ओवरऑल पाई
के अंदर, बेस उसका छोटा है। हमें और मार्केट्स डेवलप करनी चाहिए, मोबाइल असेंबलिंग के अंदर जाएं या ग्लोबल वैल्यू चेन्स के अंदर हम लोग जाएं, ताकि एक कंपोनेंट हम लोग ग्लोबल मार्केट का सिर्फ एक में एक्सपर्टीज ले लें, जहाँ पे हमारी कोर कॉम्पिटेंसी हो, हमारी लेबर ट्रेंड हो, हमारे पास वैल्यू एडिशन के अंदर फोकस होना चाहिए। देखिए हम लोग अगर सिर्फ चीनी एक्सपोर्ट करेंगे, चावल एक्सपोर्ट करेंगे, इससे अच्छा है कि जैसे हम लोग राइस है, तो राइस ग्लूकोज और राइस प्रोटीन एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होता है, जिसकी वैल्यूएशन ज्यादा होती है, जिसके एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं। फ्रूट से भी कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। हम फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स होती है। देखिए हमें इस वक्त ये सोचना है कि जो नॉर्मल चीज लेके अब उसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करें। एग्जैक्टली, क्योंकि वही प्रोडक्ट्स हम टिन में वेजिटेबल्स खरीद रहे होते हैं वैल्यू एडेड हुई भी, और हम यहाँ की जो लोकल प्रॉपरली प्रोडक्टिव होती हैं वो चीजें इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे एक वैल्यू एडिशन का पॉइंट रेज करना जरूरी है। वैल्यू एडिशन में मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आप $1 की चीज बेचते हैं, जैसे गाजर या कुछ भी वेजिटेबल एक्सपोर्ट करते हैं, अगर आप उसमें वैल्यू ऐड करेंगे तो आपको $4 मिलेंगे। राइट, $4 मिलेंगे। तो जरा सी एफर्ट लगाने से डिफरेंट चीजें जो है वो माइंडसेट जो है इन्वेस्टर का चेंज होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, अगर ये सिर्फ फ्री पैसे पावर प्लांट में लगा के कमाएंगे, इनसे अच्छा है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को आप कम इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन से कि मशीनरी लगाएं और पाकिस्तान के अंदर जॉब्स भी क्रिएट करें, वैल्यू एडिशन की तरफ फोकस हो। एट द सेम टाइम ओवरऑल इंडस्ट्रीज के बारे में कहा जाता है तो यहाँ पे पावर भी कम है। मतलब अगर हम बात करें ओवरऑल सब्सिडाइज करना या डिफरेंट चीज़ों में लीनियंसी देना, वो तो एक तरफ है, लेकिन एक तरफ देखा जाता है यहाँ पर लैक ऑफ पावर भी मौजूद है, यानी कि हम उसके ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज को भी बढ़ाना ज़रूरी है अगर हमें इंडस्ट्रियल लेवल पे ग्रोथ चाहिए, अगर हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। एक्सपोर्टर भी क्या करें, अगर एक्सपेंशन करते हैं उन्हें एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो वहाँ पे इशूज़ इतने सारे हैं कि उनको टैकल ऑफ करना बहुत देर हो जाती है। देखिए इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है पिछले 1 साल से और अगले 2 साल तक, हमारे पास पावर एक्सेस में है, बिजली एक्सेस में है, जो नए प्लांट्स लगे हुए थे। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज निकाला था। उसमें ये था कि जो इंक्रीमेंटल बिजली अब इस्तेमाल करेंगे, मतलब जो मजीद करेंगे, वो आपको 12 रुपए फी यूनिट पड़ रही है, तो दैट्स ऑलमोस्ट 40% चीपर। तो मैं आपको एग्जांपल दूं, और लास्ट वीक एक मॉरेटोरियम आया है। मॉरेटोरियम में बताता चलो क्या होता है कि अगर आपके पास खुद इतनी सलाहियत है इंडस्ट्री में बिजली बनाने की, तो आप वो गैस इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। आपको बिजली चाहिए तो आप नेशनल ग्रिड से खरीदें, खुद नहीं बनाए, क्योंकि वो पावर प्लांट जो है इनएफिशिएंट है आपके। वो गवर्नमेंट कह रही है हम आपको बिजली देंगे और सस्ते दामों में देंगे। इसको समझने के लिए एक पूरा प्रोग्राम चाहिए अरसलान। इस टॉपिक पे हम कभी और बात करेंगे। अभी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो टॉपिक ऑफ द डे है वो है PSX, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। क्या दिखाई दे रहा है टेक्निकल टर्म्स में, मार्केट कहाँ जाते हुए दिखाई दे रही है, और 46,000 के लेवल के बाद अब क्या क्या माइलस्टोन है जो मजीद अभी अचीव करना बाकी है? देखिए फंडामेंटली अगर हम देखें कि मार्केट के क्या फैक्टर्स हैं इस वक्त इमीडिएट शॉर्ट टर्म के अंदर, तो नंबर 1 मॉनेटरी पॉलिसी में एक बिल्कुल समझ लें ग्रीन झंडी दिखा दी है। एक जो जैसे हम कहते हैं कि एक पावर प्ले होता है कि आपको हेड दे दिया है, बिल्कुल पावर प्ले में होता है कि कुछ फील्डर जो है बाउंड्री पे इतने खड़े होंगे, तो ये उन्होंने सिग्नल दे दिया कि हम लोग मार्च के अंदर भी मॉनेटरी पॉलिसी हाइक नहीं करेंगे। ठीक है, नंबर 1। तो अगले 4 महीने तक तो इन्वेस्टर ऑप्टिमिस्टिक है। 46,000 का लेवल मेरा ये ख्याल है कन्वीनियंटली 50,000 हो सकता है बाय द एंड ऑफ अप्रैल और अर्ली मई। नंबर 1। उसमें ट्रिगर्स क्या हैं? वेरी शॉर्ट टर्म के अंदर हमारा ट्रिगर ये है कि हमारे IMF के साथ मुज़ाकरात सक्सेसफुली कंक्लूड हो जाएंगे, नंबर 1। उसके फौरन बाद जो है हम लोग समझ लें 2 से 4 हफ्ते के अंदर हम लोग यूरो बॉन्ड और सुकूक की तरफ इशुएंस करेंगे दुनिया के अंदर। $2 बिलियन हमारे पास और आ जाएंगे। तीसरा हमारा ट्रिगर ये है कि अर्निंग सीजन अभी शुरू हो गया है। अब जो 2 सालों से हर क्वार्टर की अर्निंग्स खराब हो रही थी सेक्टर्स की, सीमेंट्स की, स्टील की, ऑटोज की, वो इस वक्त टेक्सटाइल्स की, वो हर क्वार्टर अभी आप देखेंगे एक इम्प्रूवमेंट आ रही है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जो बैंकिंग सेक्टर है वो 25% इंडेक्स का वेट है। समझ लें 46,000 के हिसाब से आप समझ लें कि 11,500 12,000 वेट सिर्फ बैंक्स का है। अब उनके बम्पर डिविडेंड्स अनाउंस होंगे फरवरी और मार्च के अंदर। तो जब क्या एक्सपेक्टेशन है, मार्केट इसको कैसे बिहेव मेरे ख्याल से तो मार्केट बिल्कुल बड़े एग्रेसिवली पॉजिटिव इसको देखेगी, बहुत एग्रेसिवली पॉजिटिवली देखेगी, बिकॉज वैल्यूएशन वैसे ही सस्ती है और जो एनवायरनमेंट है आपका इन्वेस्टमेंट वो भी आपका पॉजिटिव और कंड्यूसिव होता जा रहा है। तो ओवरऑल अरसलान, जैसे कि मार्केट के सिनेरियो बिल्डअप हो रहे हैं और पॉजिटिविटी चारों तरफ प्रिवेल होती हुई दिखाई दे रही है, तो इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी मार्केट है? ये आइडियल मार्केट है अभी? अब अगर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहे और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो या फिर स्मॉल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो वो आ सकता है मार्केट के अंदर, इंटर हो सकता है? देखिए इन्वेस्टर की जो रिटेल इन्वेस्टर जो आम आदमी है, सबसे बड़ी गलती उसकी ये होती है कि जब वो इंडेक्स ऊपर चली जाती है और ऊपर चली जाती है वो तब इन्वेस्ट करते हैं। 2 साल लोगों से सुनते हैं कि हाँ हाँ सबने कमाया। यही वक्त होता
है इन्वेस्ट करने का जब लोग इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता उनके अंदर, और इस वक्त टर्न होता है कॉन्फिडेंस, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स को इसी लेवल पे रिस्क लेने की एपेटाइट चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ, लोगों से मिले भी, बैंक में पैसे रखने से आपको इतने पैसे नहीं मिलेंगे, प्रॉफिट नहीं मिलेगा सेविंग्स अकाउंट में, तो उसको तो आप छोड़ दें। तो इस वक्त बेहतर है कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, वो 2 या 3 साल के व्यू से इन्वेस्ट करें, 2-3 हफ्ते 2-3 महीने के इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से ना करें, वो ट्रेडिंग होती है। एग्जैक्टली जो लोग बैंक्स की तरफ जाते थे अब उन्हें भी इक्विटीज में आना ही होगा। ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स का कितना रोल है इस मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट भी अच्छी ज़बरदस्त जा रही है, तो ओवरऑल इनका जो एक रोल होता है म्यूचुअल फंड्स का हमेशा दिखाई देता है, इस मार्केट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, म्यूचुअल फंड्स जो है बड़े प्लेयर्स होते हैं हमारी कैपिटल मार्केट्स में, और 10 साल के अंदर एज ए इंडस्ट्री वो ग्रो किए हैं और बड़े हुए हैं। और जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हो, जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो रोज़ मार्केट देखें, रोज़ स्टडी करें क्या फैक्टर्स होते हैं, तो वो प्रोफेशनल को फ़ी देते हैं, वो प्रोफेशनल जो है उनके बिहाफ पे इन्वेस्ट करते हैं, चाहे उनको टैक्स क्रेडिट भी मिल जाता है। और यहाँ पे जब इंटरेस्ट रेट कट होता है तो काफ़ी लोग अपने पैसे, जैसे हम बात कर रहे थे, वो फिक्स्ड इनकम से जो फिक्स पैसे मिलते हैं वहाँ से वो इक्विटी में जाते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स के पास आते हैं कि आप हमारे पैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, और वो एक नई रैली स्टॉक के अंदर क्रिएट करते हैं, एक नई अपसाइड क्रिएट करते हैं। एग्जैक्टली अरसलान, मैं चाहूंगी यहाँ पर आपको एक पॉज करूँ और हम देखते चलते हैं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर एक रिपोर्ट, फिर वापस आते हैं और इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करते हैं। हर शख्स सरमायाकारी के बारे में सुनता है, किसी भी मार्केट में सरमायाकारी की मालूमात हासिल करता है, मगर चाहने के बावजूद भी सरमायाकारी नहीं कर सकता। उसकी वजह मार्केट और शेयर्स का उतार चढ़ाव और सबसे बढ़कर उसकी ना तजुर्बेकारी होती है, क्योंकि एक माहिर तजुर्बेकार शख्स ही मार्केट के उतार चढ़ाव को भांप सकता है। इसीलिए दुनिया भर में एक खास मार्केट, जिसे म्यूचुअल फंड्स के नाम से जाना जाता है, बड़ी तेजी से मकबूलियत हासिल कर रही है। म्यूचुअल फंड्स ऐसी मार्केट कि जहां कोई भी शख्स जितनी चाहे सरमायाकारी कर सकता है। थोड़ी और ज्यादा सरमायाकारी करने वाले अपने सरमाए के तनासुब से नफा हासिल करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के जरिए सरमायाकारी के मौके उन सरमायाकारों के लिए मिसाली हैं जो आज के तेज रफ्तार और हिमावत तब्दील होने वाले बाजारों में सरमायाकारी का वक्त नहीं निकाल पाते। एक सरमायाकार जो कि छोटी रकम से सरमाया लगाने की ख्वाहिश रखता है, वो म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के जरिए ऐसा कर सकता है। म्यूचुअल फंड्स, जिसके लिए फंड मैनेजर की खिदमत हासिल होती हैं और उसकी बुनियादी जिम्मेदारी नफा बख्श सरमायाकारी के जराये पर नजर रखना होता है। फंड मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि कम से कम रिस्क के साथ ज्यादा से ज्यादा नफा बख्श मंसूबे में सरमायाकारी करें। आप स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करें या फिर सुकूक खरीदें, उसकी निस्बत म्यूचुअल फंड्स का नफा ज्यादा होता है। इसीलिए अमूमी सरमायाकारी के बजाय म्यूचुअल फंड ज्यादा नफा बख्श साबित हुआ है। शेयर्स कब खरीदने हैं, कब बेचने हैं, इसकी मालूमात रखना भी मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ ओवरकॉल अमजद वहीद साहब मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। आप सीईओ हैं एनपीपी फंड्स के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। सर, ओवरऑल मार्केट के अंदर आजकल काफ़ी तेज़ी दिखाई दे रही है, पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, तो क्या कहेंगे म्यूचुअल फंड्स का कितना रोल है आजकल? जी, म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा आ रहा है। बेसिकली इस टाइम लोग पॉजिटिव हैं स्टॉक मार्केट पे। इंटरेस्ट रेट्स जनरली कम है, बैंक्स का प्रॉफिट वगैरह कम है, तो इसलिए लोग स्टॉक मार्केट की तरफ जा रहे हैं। दूसरा, कॉर्पोरेट्स की जो अर्निंग्स है वो काफ़ी बेहतर हुई है पिछले कुछ महीनों में, और जब कॉर्पोरेट्स की प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होती है तो उनकी शेयर प्राइस भी बढ़ जाती है। तो स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है और भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आ रहे हैं और डायरेक्टली भी आ रहे हैं। एग्जैक्टली सर, लिक्विडिटी ज़्यादा मौजूद है और ओवरऑल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी एक हम कहेंगे वैल्यू या ट्रैक पे पोजीशंस नज़र आ रही हैं। ओवरऑल लोगों को कितना अवेयर करने की ज़रूरत है कि वो म्यूचुअल फंड्स का रास्ता देखें और आएँ इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करें? जी, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है या नॉलेज नहीं है कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, उनके लिए बेहतर है कि वो म्यूचुअल फंड के थ्रू आएँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं जिनका काम ही ये होता है कि वो सारा दिन कंपनीज को स्टडी करते हैं, उनके फंडामेंटल एनालिसिस, कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना है, कौन सा बेचना है, कब खरीदना है, कब बेचना है। तो बेसिकली एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को पैसे दे देते हैं जो आपके बिहाफ पे मैनेज करता है। तो अगर आपके अपने पास टाइम नहीं है या नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की, तो बेहतर है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू आएं।
अच्छा सर, ओवरऑल मार्केट तो पॉजिटिव जोन में दिखाई दे रही है और देखा ये जाता है कि नॉर्मली जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो मार्केट को संभालते ही हैं। ज़्यादातर अच्छी जब मार्केट की नेगेटिव परफॉर्मेंस होती है तो उसमें भी बाइंग क्रिएट करते हैं और अच्छा सा मार्केट को संभालते हैं, लेकिन ओवरऑल क्या दिखाई देता है, कभी कभी वो नेगेटिविटी भी क्रिएट कर देते हैं। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड कंपनी, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि ओवरऑल कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट को गिरावट की तरफ भी धकेला जाता है। तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है अभी? तो कुछ ऐसा नहीं है या कोई क्वालिटी कंट्रोल है कोई रेगुलेटर पॉइंट ऑफ व्यू से? जी, जब इन्वेस्टर्स हमारे पास इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप मेरे फंड में जैसे 10 लाख इन्वेस्ट करेंगी तो मैं जाके शेयर खरीद लूंगा स्टॉक मार्केट में, तो ऑब्वियसली अगर ज्यादा इन्वेस्टर्स आते हैं तो फिर स्टॉक मार्केट बढ़ जाती है जब हम जाते हैं। अच्छा, जब इन्वेस्टर्स बेचने पे आ जाते हैं, अगर वही आप 10 लाख अपने बेचेंगी, आपने 10 लाख मेरे फंड में इन्वेस्ट किया, अब आप कह रही हैं मुझे पैसा वापस चाहिए। सर मैं तो आज मैं इन्वेस्ट जाके करके कल ही तो नहीं मांग लूंगी ना, मैं कम से कम कुछ टाइम लूंगी ना, क्योंकि एक इन्वेस्टर आता है तो इसलिए आता है कि वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लेकर जाए घर। जी बिल्कुल, 5 दफा जब इन्वेस्टर ये फील करता है कि यहाँ से मार्केट गिर जाएगी तो वो फिर सेल भी कर देता है, अपने म्यूचुअल फंड के अपने यूनिट बेच देता है। वो 1 महीने बाद भी हो सकता है, 1 साल बाद भी हो सकता है। जब भी उसको लगता है कि या तो उसको पैसों की जरूरत पड़ गई है और या फिर उसको लगता है कि मार्केट गिरेगी, तो वो फिर हमारे पास रिडेम्पशन कर देते हैं। तो हम फिर वो उतना माल हमें मार्केट में जाके बेचना पड़ता है ताकि हम उसके पैसे उसको वापस कर दें। ओके। तो जब कोई इन्वेस्टर आप पैसे लेते तो हम पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, और जब कोई इन्वेस्टर फिर अपने पैसे वापस मांगता है हमारे से, तो हम फिर स्टॉक मार्केट में शेयर बेच के पैसे उसको वापस कर देते हैं। तो जब हम ज्यादा एकदम इन्वेस्टर जब बेचने के लिए आ जाते हैं तो उससे स्टॉक मार्केट आपका गिर जाता है। अच्छा सर, क्या दिखाई दे रहा है 2021 में? कितना फ्लो है, कितनी लिक्विडिटी है और ओवरऑल उनका जो ओवरऑल इन्वेस्टर है उनका क्या रुझान है मार्केट के अंदर आने का, कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें? अच्छा साल लग रहा है, लिक्विडिटी काफी है इन्वेस्टर्स के पास। जो लोग थोड़ा घबराए हुए थे पहले स्टॉक मार्केट से, अब उनका कॉन्फिडेंस बेहतर होता जा रहा है, कॉर्पोरेट अर्निंग बेहतर है, स्टॉक मार्केट अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से महंगी नहीं है। तो आई थिंक चीजें जनरली बेहतर लग रही हैं और इंशाल्लाह कोई उम्मीद है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। मगर ये है कि एक्चुअली हालात पे डिपेंड करता है कि आगे। सर एज फार एज मार्केट कंसर्न, ओवरऑल सेक्टर वाइज भी कुछ बता दें, क्या दिखाई दे रहा है, कौन से सेक्टर ज्यादा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं? एज एक्सपर्ट आप कुछ राय दें। देखिए, काफी कुछ गिरा हुआ था, सब बहुत से सेक्टर्स अच्छे हैं। बैंकिंग का सेक्टर भी इस टाइम पे अच्छा लग रहा है, ऑयल एंड गैस का सेक्टर भी अच्छा लग रहा है। तो जनरली अभी जब मार्केट बढ़ती है तो फिर सभी शेयर ऊपर कुछ जाते हैं, कुछ ज्यादा बढ़ते हैं, कुछ कम बढ़ते हैं, मगर अभी अच्छी वैल्यूएशन नजर आ रही है बैंक में और ऑयल एंड गैस में। ओके, थैंक यू सो मच। अमजद वहीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस मार्केट के ऊपर और खासकर म्यूचुअल फंड्स के ऊपर ओवरऑल दिखाई दे रहा है। ईएनपी सेक्टर और सीमेंट्स और स्टील और डिफरेंट अलाई जो इनसे सेक्टर्स हैं उनके ज़्यादा जो है परफॉर्मेंस को पॉजिटिविटी की तरफ प्रिवेल होते हुए देखा जा सकता है। हमारे साथ अरसलान सोमर साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर ओवरऑल म्यूचुअल फंड के बारे में आपसे भी पूछना चाहूँगी, कितनी अवेयरनेस मौजूद है इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या आम लोगों में कि आएँ और आके इन म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन किसी ना किसी तरीके से इक्विटीज़ में थोड़ा बहुत अपना हिस्सा डालें? जी, मेरे ख्याल से बहुत कम अवेयरनेस है। आई हैव मैनेज्ड फंड्स माई सेल्फ फॉर 8-9 ईयर्स, सो आई कैन वेरी कंफर्टेबली से कि लोगों को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। उनको इन लफ्ज़ों की भी मायना नहीं पता होती। लेकिन इसमें तो प्लीज़ आप बताएं थोड़ा सा हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से कि ओवरऑल जी क्या होते हैं ये म्यूचुअल फंड। मतलब म्यूचुअल का मतलब ये होता है कि आप मैं मिला के एक पूल फंड हो गया, जैसे स्विमिंग पूल हो जाता है, उसमें सारी चीजें लोग डाल रहे होते हैं, तो इस सब के पैसे मिला के एक फंड क्रिएट किया जाता है। ठीक है, किसी के 10 रुपए, किसी के 1 करोड़ रुपए, तो किसी के लाख रुपए, ऐसे हजारों इन्वेस्टर होते हैं, तो वो मिला के एक फंड होता है। एक फंड का वो इन्वेस्ट करता है एक फंड मैनेजर, जैसे वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री थे, उसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, वो फिर आपके वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं पैसे लेके। अब वो डिफरेंट किस्म के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। कुछ एक होते हैं कि शरिया कंप्लाइंट हो गए, कुछ होते हैं सेक्टर के हिसाब से कि सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर, कोई फाइनेंशियल सेक्टर, कोई होते हैं एग्रेसिव, वो जल्दी इन्वेस्ट भी करते हैं, जल्दी डिसइन्वेस्ट भी करते हैं। कोई होता है लॉक्ड इन, मतलब 3 साल के लिए आपके पैसे लॉक हैं, आपको 3 साल से पहले नहीं मिल सकते। अब सिमिलरली तो ये होती है एक्विटी क्लासेस। दूसरे होते हैं फिक्स्ड इनकम। फिक्स इनकम में आपने बस पैसे डाले म्यूचुअल फंड के, एक यूनिट लिए, आपने कहा कि 1 लाख रुपए है और मुझे एक्सपेक्टेड हर महीने रिटर्न चाहिए, तो कभी वो सालाना एवरेज 6%, किसी 7%, कोई 8%।
तो ये म्यूचुअल फंड्स की अवेयरनेस अगर हम देखें ना तो बहुत कम है। अब वो अवेयरनेस का काम ऐसे होता है जैसे आवाम ग्रो करती है, आवाम के आपके पैसे ग्रो होते हैं, आपकी सैलरी ज़्यादा होती है, तब इंसान कहता है हर महीने 5-5 हज़ार रुपए, जैसे कुछ लोग प्रॉपर्टी लेते हैं, कुछ करते हैं। तो दुनिया के अंदर ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे यूएस में 60% ऑफ द ये एक पीपल, अच्छी प्लेस है कि आप आराम से जो है वो एक अच्छा रूम मिल जाता है आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ जी व्यू बिल्कुल, से। लेकिन थोड़ा वो ट्रस्ट का इशू इसलिए कि हमारी मार्केट जो है बूम एंड बस्ट जाती है। राइट, वी हैव थोड़ा सा। रिपीटेडली डिस्कस दिस पिछले 10 साल के अंदर चला है, चाहे वो प्रॉपर्टी मार्केट में भी हो, लेकिन प्रॉपर्टी ऐसी चीज नहीं है कि आप सुबह उठ के देखेंगे कि वैल्यू क्या है, फिर 10 मिनट बाद देखेंगे वैल्यू क्या है। हाँ। इंसान लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है जो प्रॉपर्टी में करता है। स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी जो होती है वो इन्वेस्टर को डिसहार्ट कर देती है। लेकिन मेरा ये ख्याल है अगर हमारे एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल है और इंटरेस्ट रेट एक लॉन्ग टर्म नॉर्मल रेट के अंदर चल रहा है और आवाम जो है जीडीपी ग्रोथ 4 to 5% की तरफ जा रही है, तो हर महीने, हर हफ्ते, हर साल नए नए इन्वेस्टर आते रहेंगे, चाहे वो 5,000 इन्वेस्ट करें या 25,000 महीने। एग्जैक्टली। अरसलान, मैं आपसे स्टॉक मार्केट की तरफ आना चाहूंगी। ओवरऑल अमजद वहीद साहब ने कहा कि ईएनपी सेक्टर अच्छा दिखाई दे रहा है, ऑयल एंड गैस में कुछ बढ़ने का चांस दिखाई दे रहा है, गुंजाइश मौजूद है। आपको क्या लगता है कौन सा सेक्टर ऐसा है? जी मेरे ख्याल से ईएनपी जो है अंडरवैल्यूड है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ क्योंकि मेरे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस ये अब इन्वेस्टर्स फिर देख लें, यहाँ पर दो राहें नजर आ रही जी, हैं। इट्स अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। Right. मार्केट में ये होता है किसी का व्यू पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव होता है। मेरा व्यू ये है कि यहाँ पे ऑयल एंड गैस सेक्टर के अलावा जो सेक्टर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, नेक्स्ट 4 ईयर्स या नेक्स्ट 5 ईयर्स, राइट। वैल्यूएशन के हिसाब से और अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से। अर्निंग्स मतलब होता है प्रॉफिट, कमाई Right. कितनी है। तो आज जो एक कंपनी लिस्टेड है ऑयल है, अगले 4 साल तक मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी अगर प्रॉफिट सालाना 5 या 7% बढ़ेंगे। ओके। और अगर मैं बैंकिंग कंपनी आपको बता रहा हूँ जिसकी सालाना प्रॉफिट 15% बढ़ेगा, तो लोगों के व्यू ये नेचुरली हो जाता है कि बैंक ज़्यादा अच्छे हैं लॉन्ग टर्म बनस्पत ऑयल एंड गैस। चलें सर, मैं नाम लेते जाऊंगी, आप जल्दी जल्दी मुझे सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस का बताते जाएं। तो सबसे पहले ईएनपी सेक्टर, यू आर नॉट सो मच ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन फिर भी बताएं कैसा है, लेना चाहिए, अंडरवैल्यूड है तो? जी आई थिंक इट्स अंडरवैल्यूड। इसमें एक शॉर्ट टर्म है लेकिन अदर सेक्टर्स आर बेटर। Other sectors are better. Okay, overall, likewise. Overall, I would say, for outperformance, which जो सेक्टर ज़्यादा होने चाहिए पोर्टफोलियो में, बैंक्स, सीमेंट, Okay. स्टील एंड ऑटोज एंड टेक्सटाइल्स। तो दीज आर माय फेवरेट सेक्टर्स, आई हैव बीन सेइंग दिस। आपके फेवरेट सेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, तो ऑटो सेक्टर भी आपका फेवरेट है। कितनी गुंजाइश मौजूद है अभी अगर इंटर हो, क्योंकि ओवरऑल काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं ये सेक्टर्स? आई थिंक ये अभी ठीक ठाक गुंजाइश है। आई थिंक वी विल कन्वीनियंटली आउट परफॉर्म दी अदर सेक्टर्स 1-1.5 साल के लिए। जब इंटर देखें, हमें समझना चाहिए कि ऑटो सेक्टर क्यों चलेगा। नंबर 1, आपके इंटरेस्ट रेट कम है, लोग गाड़ियाँ ज़्यादा ले रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, नई गाड़ियाँ आ रही हैं, लोग नई गाड़ियाँ ले रहे हैं। नंबर 3, करेंसी आपकी स्टेबल है, तो जो ऑटो असेंबलर्स हैं, इंडस मोटर, पार्क सुजुकी, होंडा, इनके जो इंपोर्टेड पार्ट्स हैं वो ज़्यादा महंगे नहीं हो रहे हैं हर महीने, तो वो भी स्टेबल है, तो उनके मार्जिन इस वक्त एक्सपैंड कर रहे हैं। तो और सिमिलरली 6 महीने के अंदर ऑटो पॉलिसी नई गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है, न्यू ऑटो पॉलिसी फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। क्या ऑटो पॉलिसीज के क्या पॉइंट्स होंगे, कुछ आइडिया है? उसमें ज़्यादातर फोकस जो है 2 चीज़ों पे। एक तो ये कि लोकलाइजेशन ज़्यादा हो। लोकलाइजेशन मतलब जो पार्ट्स आप इंपोर्ट कर रहे थे वो ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर बनाए, नंबर 1। नंबर 2 उसका है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को उन्होंने इंसेंटिव दिया है कि अगर आप बिजली वाली गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर लेके आए तो उसके ऊपर टैक्स ना होने के बराबर है, क्योंकि मुल्क को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा है और हमारे प्लानट को भी फ़ायदा है और एनवायरनमेंट के लिए भी है। ओवरऑल अरसलान, ये बहुत वास्ट विजन तो है, एट द सेम टाइम बहुत दूर की भी सोच है ना, देखा जाए तो अभी टाइम बहुत है उसमें। अगर हम इलेक्ट्रिक इंजन या इलेक्ट्रिक कार्स की बात करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जर्स भी अभी तक जो है वो नहीं चार्ज स्टेशंस लगाए गए। एक मेरे ख्याल में एक चार्ज स्टेशन लगाने की बात हो रही है कराची के अंदर। ओवरऑल उसका टाइम और काफ़ी सारी चीज़ों पे अभी दिखाई नहीं दे रहा कि उसकी मार्केट के अंदर वैल्यू जो है वो मौजूद हो, या जो इन्वेस्टर हैं या जो एक कंज्यूमर है वो लेगा इसको। देखिए, अगर हम इस वक्त बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो प्राइसिंग होती है वो बिल्कुल जो महंगी गाड़ियां होती हैं वहाँ से शुरू होती है, नंबर 1। लेकिन ये होता है एस कर्व की तरह चलता है, एस जैसे होता है तो वो शुरू होता है और बिल्कुल ऊपर एक्सेलरेट हो जाता है। तो ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है, पूरी दुनिया ने बनाई हुई है और ये अगले 10 साल की पॉलिसी होती है जो आज लॉन्च की जाती है। तो अगर जब पॉलिसी होगी तब इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे, नए पंप्स लगेंगे, लोग इंपोर्ट करके देखेंगे, लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी कि बिजली की गाड़ियां है क्या, वरना अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो अभी कुछ समझ भी नहीं आ रहा। वो कॉन्फिडेंस आएगा बाद में। अच्छा अरसलान, आईटी कैसा दिखाई दे रहा है ओवरऑल? आपने उस सेक्टर का जिक्र नहीं किया, आपने
पोर्टफोलियो में, लेकिन फिर भी बेहतर परफॉर्म तो कर रहा है। देखिए आईटी ओवरऑल एज अ सेक्टर की बात करें तो आई थिंक लॉन्ग टर्म इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म हम लिस्टेड कंपनीज जो स्टॉक में लगी हुई हैं इनकी अगर बात करें तो मेरे ख्याल से ये मैच्योर हो चुकी है। मैच्योर का मतलब ये होता है कि यहाँ से प्रॉफिट जो है आपको रिलेटिवली कम मिलेगा कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। अच्छा, और पेपर इंडस्ट्री क्या दिखाई दे रही है ओवरऑल? आई थिंक पेपर इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट्स बहुत हाँ, अच्छे हैं, यहाँ से क्या कुछ ऑप्टिमिस्टिक। लेना चाहिए? इसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो रही है और ये जो लिस्टेड कंपनीज हैं एक्सपेंशन की तरफ जा रही हैं, तो उसमें कुछ लिस्टेड कंपनीज हैं जिसमें ज़्यादा ग्रोथ है और कुछ मैच्योर हो गई हैं। अच्छा, एट द सेम टाइम कोविड की वैक्सीन जब अनाउंस हो रही हैं तो यहाँ पे कुछ लिस्टेड कंपनीज भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तो कौन सी कंपनीज, आप, मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन ओवरऑल जब वैक्सीनेशन आएगी तो ज़्यादा जो है वो लाइमलाइट में दिखाई दे सकती है? फार्मास्यूटिकल लाइमलाइट में होगा? देखिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर बिल्कुल लाइमलाइट में होगा, ग्लास सेक्टर लाइमलाइट में होगा। फार्मास्यूटिकल लाइमलाइट में वो होंगे जो आपको इस वक्त इंपोर्ट करके इस वक्त बेच रहे हैं। कुछ लिस्टेड प्लेयर्स हैं वो इंपोर्ट करके नहीं बेचेंगे, ठीक है, उनका मैंडेट ही नहीं है ये। कुछ जो करेंगे लेकिन इट्स वेरी फार फेच राइट ना। मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर हम देखें कि 200 मिलियन की पाकिस्तान की पॉपुलेशन है और पहले साल समझ लें 20 मिलियन जो है टारगेट है, और उसमें से 20% प्राइवेट सेक्टर करेगा, 20% प्राइवेट सेक्टर करेगा, उसमें 3 कंपनी अगर स्प्लिट करें तो वो भी एक अलग होता है। वो मार्जिन क्या रखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत प्रेशर है इस वक्त कि इसको आपको लो मार्जिन बनाना चाहिए, हाई मार्जिन नहीं बनाना चाहिए। ओके अरसलान, यहाँ पे हम चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की जानिब। स्टे ट्यून्ड। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, मुत्तहिद होकर रहिए, सिर्फ इसी तरीके से आप पाकिस्तान को दुनिया की अजीम तरीन सल्तनत बना सकते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह
अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसको मुझसे मोहब्बत अपने माँ बाप, अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा ना हो। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम मार्केट के बारे में बात कर रहे थे। ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस पॉजिटिव जोन में दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम इकोनॉमिक नंबर्स काफ़ी हद तक पॉजिटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं। हम देख रहे हैं सारी चीज़ें ऑन ट्रैक नज़र आ रही हैं और लीनियंसी पॉइंट ऑफ व्यू से या टाइमली मेजर्स की बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली टाइमली दिए गए हैं, जबकि हमारे पास कोविड का चैलेंज पूरी दुनिया में मौजूद था। एज फार एज पाकिस्तान कंसर्न, ओवरऑल पाकिस्तान में भी वही चैलेंजेस विटनेस किए जा रहे थे। मार्च से जब कोविड स्टार्ट हुआ तो हम देख रहे थे वहाँ से कोविड का एक जो सिनेरियो या एक परसेप्शन बिल्डअप हुआ था जिससे पूरा मुल्क लॉकडाउन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था और हम देख रहे थे वहाँ पे इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गई थी। एट द सेम टाइम मार्केट एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुई और वहाँ से पॉलिसीज़ जो स्टार्ट हुई, चाहे वो इंटरेस्ट रेट कट ऑफ की बात की जाए या ओवरऑल रेमिटेंसेज के लिए जो जो लीनियंसी दी जा सकती थी वो दी गई और ओवरऑल अब हम देख सकते हैं उसके वाजे एविडेंट रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। इस फिस्कल ईयर का स्टार्ट काफ़ी हद तक पॉजिटिव नोट पे हुआ है। अरसलान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। अरसलान, ओवरऑल इकोनॉमिक नंबर्स या टाइमली मेजर्स कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कोविड के दिनों में इन तमाम चीज़ों को लेकर चलना? देखिए, जब ये कोविड आया था हमारे पास पाकिस्तान में तो हम लोग वैसे ही एक कंट्रैक्शनरी इकोनॉमिक पॉलिसी में थे। कंट्रैक्शनरी मतलब हमने अपनी इंपोर्ट्स कर्टेल की हुई थी, कंजम्पशन रोकी हुई थी और इस वक्त हम लोग रिफॉर्म फेज के अंदर जा रहे थे। ये हमें चीज़ें वैसे ही इसको लूज करना था और कोविड की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जब ऑयल प्राइसेस नीचे हुए थे तो एक अच्छा इंसेंटिव क्रिएट हो गया स्टेट बैंक के लिए कि आप मॉनेटरी पॉलिसी कम करें और सपोर्ट करें। सिमिलरली और क्योंकि कोविड की वजह से इंडस्ट्रीज को रिलीफ देना था वरना एक बड़ा ग्लोबल क्राइसिस हो जाते, तो आईएमएफ ने भी हमें एमनेस्टी जो कंस्ट्रक्शन के लिए हमने दी थी उसमें गो अहेड दिया और जो मुश्किल रिफॉर्म से उनमें टाइम दिया कि आप भले एक साल बात करें और हमें इमीडिएटली $1.4 बिलियन आईएमएफ ने डिस्पर्स कर दिए थे अंडर डिफरेंट स्कीम। तो ये हमने देखा है कि अभी दिसंबर में जो कंस्ट्रक्शन के एमनेस्टी भी एक्सटेंड हुई है और इकोनॉमी इस वक्त 2021 में जो एंटर हुई है एक टेक ऑफ स्टेज में हुई है। एग्जैक्टली एक टेक ऑफ स्टेज नजर आता है। हमारे साथ ओवरकॉल आरिफ हबीब साहब मौजूद हैं लाइन पे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम, थैंक यू सर। ओवरऑल ये दिखाई दे रहा है कि दुनिया सारी एक रिसेशन की तरफ जा रही थी लास्ट ईयर जब कोविड अटेम्प्ट हुआ था। इस साल यानी कि फिस्कल ईयर बहुत पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट हुआ है। एट द सेम टाइम डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, डिजिटल इकोनॉमी का दौर है। ओवरऑल क्या दिखाई दे रहा है सर? डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के क्या इश्यूज आएंगे और अब जबकि सारी चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं और ग्रास रूट लेवल से काम हो रहा है तो क्या पाकिस्तान में भी यही चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी? देखिए, पाकिस्तान में तो ऑलरेडी हमने वी टाइप रिकवरी देखी कि जो कोरोना की वजह से जो है, कोविड की वजह से जो सेटबैक हुआ था और उस सेटबैक की वजह से पिछले साल जो है वो हमारा ग्रोथ रेट नेगेटिव रहा, हमारे एफबीआर रेवेन्यू जो है वो पूरे नहीं हो सके और हमें मुश्किलात थी, लोगों के ये है बेरोजगारी के मसले थे। लेकिन ये है कि जब से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ तो उससे फिर ये कि रिकवरी हमने बड़ी तेजी से देखी मुख्तलिफ सेक्टर्स में और वो पॉजिटिविटी जो है वो अब तक इस वक्त कायम है। तो उससे ये अब उम्मीद की जाती है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव होगा, बल्कि न सिर्फ पॉजिटिव होगा बल्कि आई थिंक 1.5-2% से की लेवल को भी जो है वो अचीव कर लेगा। फिर उसके बाद ये है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सरप्लस में कन्वर्ट हो गया। फिर हमारा बजट का प्राइमरी डेफिसिट जो है वो नहीं है, उसमें सरप्लस है।
तो उससे ये है कि ये उम्मीद की जा सकती है कि ये बाकी का जो फाइनेंशियल ईयर का पीरियड है ये पॉजिटिव होगा। अब ये कि वैक्सीन की उम्मीद भी बन चली है कि जल्द जो है वो वैक्सीन भी आ जाएगा, तो उससे जो है वो मजीद हम बेहतरी जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर एट द सेम टाइम जो FATF का स्टांस दिखाई दे रहा है, वहां पे कुछ लॉबिंग होती है और डिफरेंट इंडिया के जो अलाय ममालिक हैं वो वहां पे नेगेटिविटी प्रिवेल करते हैं। पाकिस्तान के इस बार क्या चांसेस नजर आ रहे हैं सर? अभी तो काफी हद तक उन्होंने जो उनकी शराइत थी वो काफी हद तक जो है एड्रेस कर ली है, तो वहां भी तो जो ये उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो जल्द ये ग्रे लिस्ट से भी जो है वो निकल आएगा। ग्रे लिस्ट से निकल आएगा क्योंकि 22 पॉइंट्स तो पाकिस्तान ने वैसे ही पूरे कर दिए हैं आउट ऑफ 27, ओवरऑल 5 पॉइंट्स रह गए हैं, तो होप फॉर द बेस्ट। एट द सेम टाइम सर टैक्स कलेक्शन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी विटनेस करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल ये दिखाई दे रहा है कि अभी भी बहुत से लोग हैं जो टैक्स पे नहीं करते, तो FBR का रोल काफी स्ट्रांग होना चाहिए, आप नहीं समझते? जी डेफिनेटली आई थिंक उसका एक तो जो बड़ी बात ये होती है कि जब इकोनॉमी में एक्टिविटी बढ़ती है तो रेवेन्यूज जो है वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। जहां तक कि इस फाइनेंशियल ईयर के टारगेट के ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि 100-200 बिलियन रुपीस से जो है वो हमारे टारगेट हम पीछे रह सकते हैं, लेकिन जनरली मुझे लगता है कि ये हेल्दी ग्रोथ होगी पिछले साल के मुकाबले में। बट यू आर राइट कि उसका पोटेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा है, और इसमें खास तौर पे जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, और जो सेक्टर्स जो है वो पूरा टैक्स नहीं दे रहे, खासतौर पे ट्रेडर्स जो है वो टैक्स पूरा नहीं देते, वहाँ ऐसे इकदाम की ज़रूरत है कि जिनकी वजह से उनका ड्यू टैक्स जो है वो रिकवर हो सके, और उसमें FBR का रोल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सर ओवरऑल एक्सपोर्ट की बात करूंगी, नंबर्स इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कंसोलिडेट करने हैं यानी कि सस्टेन करने हैं ओवरऑल। अब आगे आने वाले दिनों में हमें कितनी मार्केट्स ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स भी कम हैं और मार्केट्स भी कम हैं? आई थिंक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स कम हैं, और प्रोडक्ट्स को जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। बट इससे अभी जो टर्फ फाइनेंसिंग फैसिलिटी है उसका एक पॉजिटिव बहुत इम्पैक्ट है, और इसमें बहुत सारे नई इन्वेस्टमेंट हो रही है, खासतौर पर टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा कमिटमेंट जो है वो हुई है, तो वहाँ उसको जो है वो न सिर्फ कंसोलिडेट करने का जो है कोशिश होनी चाहिए, बल्कि उन सेक्टर्स में और दूसरे जो एक्सपोर्टेबल सेक्टर्स हैं उसमें मजीद इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो इंसेंटिवाइज करना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा पोटेंशियल हमारा है वो रेमिटेंसेस का है, उसमें अभी भी बहुत ज़्यादा जो है वो गुंजाइश है, तो उसमें भी ग्रोथ है, लेकिन उसमें जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान की तरफ कम देखते हैं। हालांकि पाकिस्तान के नंबर्स अच्छे हैं, यहाँ अच्छी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, उसका रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा है, बट समहाउ नेगेटिव पब्लिसिटी और परसेप्शन की वजह से वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ नहीं आ रही। अगर उसको हम अट्रैक्ट करने में कामयाब होते हैं, जो कि अभी उन्होंने जो नया रोशन डिजिटल अकाउंट का जो है वो को इंट्रोड्यूस किया है, उसमें फिर वो शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आई बिलीव ये इब्तिदा होगी, और उसमें अगर पाकिस्तानियों ने यहाँ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो है वो यहाँ स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और उनका अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये 23-24 बिलियन जो पिछले साल रेमिटेंस आया था, 6-7 बिलियन जो है वो नॉन बैंकिंग चैनल से आता है, इतना ही दोनों तकरीबन 27-28 बिलियन डॉलर जो है वो लोग अपने पास जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है अपने पास बाहर इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं, जिसमें पाकिस्तान में बहुत मिनिमल आता है, और वो भी आता है तो सिर्फ रियल एस्टेट में आता है। तो वहाँ अगर हम उनका कॉन्फिडेंस जो है विन करने में कामयाब हो गए, तो फिर बहुत बड़ा पैसा जो है वो पाकिस्तान का रुख कर सकता है, और उससे ये पाकिस्तान के जितने भी
रिजर्व्स के जो है वो इश्यूज हैं वो सॉर्ट address आउट हो सकते हैं। सकते हैं। थैंक यू सो मच आरिफ हबीब साहब, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, आप हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में ओवरऑल हमने टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करना ज़रूरी है। हम देख रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स और एट द सेम टाइम इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स एक साथ ट्रेड करते हुए, एक साथ ट्रेवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं ग्रीन टेरिटरी परफॉर्मेंस के थ्रू विटनेस किया जा रहा है। अरसलान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। अरसलान, आपने देखा आरिफ हबीब साहब ने भी FATF के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जो है वो एक नॉर्मली ग्रे लिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, कुछ ज़्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं दिखाई दे रहा। एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं US के जो मुस्लिम पाकिस्तानी हैं वो काफ़ी हद तक कैंपेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान जो एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहा है, और दिखाई ये दे रहा है कि ओवरऑल FATF के अंदर उसके साथ एक नेगेटिव सलूक किया जा रहा है। हो सकता है कि पाकिस्तान के जो ओवरऑल पॉइंट्स दिए गए हैं 27 पॉइंट्स, उसमें से 5 पॉइंट्स रह गए, लेकिन कितने ही कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जिनके 10 पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं और उनको वाइट लिस्ट में कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान के साथ ऐसा सुतीला सलूक क्यों किया जा रहा है? देखिए, एक तो ग्लोबल पॉलिटिक्स इज एट प्ले, उसमें देयर मल्टीपल फैक्टर्स, रीजनल प्लेयर्स हैं, फॉर देयर वेस्टेड इंटरेस्ट वी विल नॉट बी आइडियली सूटेड फॉर द वाइट लिस्टिंग फॉर देयर वेस्टेड इंटरेस्ट, बट आई थिंक 21 पॉइंट्स अगर हमारे कंप्लीट थे ऑन सितंबर, और हम लोग फेब तक इंशाल्लाह ताला अगर 2-3 और पॉइंट्स हो जाते होंगे, जो देखें हमें इस तब तक क्लैरिटी नहीं होगी जब तक मीटिंग हो नहीं जाती। और मीटिंग में हमारा केस जो है, लास्ट टाइम हमें अप्रिसिएशन भी मिली थी, इस मरतबा इफ़ देयर इज़ मोर इम्प्रूवमेंट तो हमारे लाइकलीहुड ज़्यादा है। लेकिन ये ऐसी चीज़ इसके ऊपर स्पेक्यूलेट ना गवर्नमेंट कर सकती है ना इंडिविजुअल कर सकता है। रियलिस्टिकली लग रहा है कि फरवरी तक हमारे और ज़्यादा कंप्लाइंस हो जाएगी, लेकिन इफ़ नॉट तो नेक्स्ट इसकी असेसमेंट होगी सितंबर तक। तो वो FATF अलग होती है आपकी असेसमेंट, दूसरा APG ग्रुप है, हम दो अलग साइमल्टेनियस हम लोग कंप्लाइंस के अंदर जा रहे हैं। तो आई होप सितंबर तक इंशाल्लाह ताला दोनों में वाइट लिस्ट हो जाते हैं हम लोग। और जहाँ तक आपने बात की है जो US के अंदर हम लोग लॉबिंग कर रहे हैं, उसमें एक प्रेशर ग्रुप के अलावा आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स व्हिच इज इन्वॉल्व, और US में इस वक्त नई गवर्नमेंट आई है जो बाइडेन की, तो इतनी जल्दी हम लोग इफेक्टिव लॉबिंग कर भी नहीं सकते। वी नीड टू गिव इट सम मोर टाइम कि वो न्यू गवर्नमेंट स्वान इन हो और प्रॉपर्ली टाइम लगे, फिर हम लोग अपने पॉलिसी मेकर्स के साथ एंगेज करके उनको बोलें कि आप हमें नहीं, वो ग्रुप्स की बात कर रही थी मैं। ओवरऑल देखा ये जा रहा है, लास्ट हमने कुछ वीडियोस देखी थी और ट्विटर पे भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वो चीज़ ट्रेंड नज़र आया था उसका। ओवरऑल दिखाई ये दे रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ये परसेप्शन बिल्डअप कर रहे हैं नेगेटिविटी का, जिसका इम्पैक्ट FATF में दिखाई दे। इज़ दैट ट्रू? दैट इज़ ऑलवेज ट्रू, दैट इज़ ऑलवेज ट्रू। ये 2-3 साल के इसी तरीके से चलता आ रहा है, और ये जो हमारे ओपोनेंट कंट्रीज़ हैं विच वुड नॉट वांट अस टू बी वाइट लिस्टेड या प्रॉस्पर, वो उधर हमेशा लॉबिंग चलती रहेगी। दिस इज़ नॉट टू बी फैक्टर्ड ऑन। हमें देखना है कि हमारे पास नंबर ऑफ वोट्स होंगे FATF की मीटिंग के अंदर जो हमें वाइट कितने कंट्रीज के होंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ओवरऑल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। एक्सपोर्ट्स के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स कम है, मार्केट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जबकि कहा यह जाता है हमें मार्केट्स भी ढूंढने की ज़रूरत है। जी, ज़्यादा प्रॉब्लम जो है इस प्रोडक्ट्स, नंबर 1, नंबर 2 द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट वी हैव, नंबर 3 दी कॉस्ट एफिशिएंसी दैट वी हैव। देखिए, जो काम हम कर रहे हैं हमें ये देखना है कि वो चाइनीज़ और वियतनाम और बांग्लादेश कितने पैसों में करके देता है और कितना एफिशिएंटली करके देता है और कितनी जल्दी वो प्रोवाइड करता है अपनी कमिटमेंट। ये प्रॉब्लम जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्बत हमारे प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन या मार्केट अवेलेबिलिटी के ऊपर। सो इसको फोकस करने की एक अटमोस्ट ज़रूरत है, बिकॉज अदरवाइज ये 2 साल के अंदर आई एम टेलिंग यू फिर से वो आपकी करेंसी जो है ना बूम एंड बस्ट के अंदर चली जाएगी। बिकॉज जैसे आप इकोनॉमी को रिलैक्स करते हैं, आप और मुझे इजाज़त मिल जाए कोई चीज़ इंपोर्टेड लेने के लिए, उसके ऊपर ड्यूटीज हटा दें तो वो इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, फिर एक्सपोर्ट एग्जैक्टली, और वहाँ पे क्वालिटी फिर क्वालिटी की वजह से इम्पैक्ट आ जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, ओवरऑल ये होता है कि अभी हम बेनिफिशियरी बन रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, हम देख रहे हैं ओवरऑल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे हम बेनिफिशियरी हैं जो हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं दूसरे कंट्री से जो नेबरिंग कंट्रीज नहीं दे पा रहे, तो क्या हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं कि आगे वो हम अपने जो उनके मार्केट्स हैं वो ग्रैब कर पाएँ और आगे आने वाले दिनों में वो हमारी मार्केट्स बन जाएं? देखिए, एक तो इन्वेस्टर को जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं या वैसे एक्सपोर्टर्स हैं उनको एक तो श्योरिटी हो गई हमारी करेंसी स्टेबल है, नंबर 1। दूसरी चीज़ उनको चीपर फाइनेंस मिल गए, मतलब एक कर्जा जो है वो सस्ते उनके दाम पे मिलता है। तो और ये टर्फ फाइनेंसिंग की जो बात हम कर रहे थे उसमें 300 में से 120 बिलियन रुपए जो है 40% वो सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ने लिए हैं। अब वो उनको 5% पे लोन मिल रहा है और ये पैसे वो लगाएंगे मशीनरी में। अब मशीनरी वो लग रही है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, स्टेट ऑफ आर्ट हो, जिसमें खर्चा बिल्कुल कम हो, ताकि हम लोग ग्लोबल प्लेयर्स के साथ कम्पीट कर सकते हैं। तो जी, इस वक्त मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ
कि यहाँ से जो है हम लोगों को एक कम्पीट करने का मौका मिलेगा। यहाँ से हमें कम्पीट करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,11,819 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 95,968 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $1,859.23, ऑयल WTI पर बैरल $52.62, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $55.72। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 194.50, सेलिंग वाज 196.50, यूके पाउंड बाइंग रही 219 रुपीज, सेलिंग वाज 222, यूएस डॉलर बाइंग रही 160.60, सेलिंग वाज 161.30, चाइनीज यान बाइंग एट 24.90, सेलिंग वाज 25.05, सऊदी रियाल बाइंग एट 42.60, सेलिंग वाज 43.10, यूएई दिरहम बाइंग एट 43.70, सेलिंग वाज 44.20, कोयते दिनार बाइंग रही 503.50, सेलिंग वाज 506, एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 412 रुपीज़, सेलिंग वाज 414 रुपीज़। ये था फर्स्ट और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। हम देख रहे हैं इंटरनेशनल ऑयल प्राइस में कुछ चेंज दिखाई दे रहा है। एट द सेम टाइम रुपी भी फ्लक्चुएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अरसलान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। अरसलान, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस में कुछ चेंज आ रहा है, क्या ये चेंज बेटरमेंट की तरफ आ रहा है या ओवरऑल यहाँ से डाउन साइड की तरफ जाएगा? देखिए, एक तो ये जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं ये रियलिस्टिक है, इस वक्त ये मार्केट ड्रिवन है, लेकिन हमारी ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। उसका मतलब ये है कि इस वक्त जो डिमांड है वो भी उतने लेवल पे नहीं आई जो प्री कोविड डेज़ की थी, नंबर वन। नंबर टू, ये जो प्राइसेस इस वक्त स्टेबल हुई हैं 50 प्लस, मिड 50 से अर्ली 50 जो गई थी, वो गई थी जब सऊदी अरब ने 1 मिलियन बैरल वॉलंटरली, मतलब अपनी मर्जी से कहा कि हम कम कर रहे हैं। वैसे ओपेक जो है ज़्यादा कर रहा है, ज़्यादा वॉलंटरी जो है अपना वो ज़्यादा डाल रहा है ऑयल, लेकिन जो सऊदीया है उसने खुद अपने कहा कि 1 मिलियन हम कम कर रहे हैं। वो रीज़न इसका क्या, आई थिंक पॉलिटिकल रीज़न है, ताकि यूएस की जो इंडस्ट्री है उसको भी बेल आउट करें। न्यू गवर्नमेंट आई है, वहाँ भी डिफ़ॉल्ट्स कम हो, और एक डी फैक्टो ओपेक का लीडर होने के उन्होंने समझे तमगा रख लिया अपने ऊपर। अच्छा। मेरे ख्याल से यहाँ से प्राइसेस स्टेबल ही रहेंगी अर्ली 50s तक। थैंक यू सो मच अरसलान सुमर साहब हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी डिटेल एनालिसिस मार्केट के ऊपर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, और साथ साथ टर्फ फाइनेंसिंग, डिफरेंट पॉलिसीज, इम्पैक्ट्स जो दिखाई दे रहे हैं। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ biztalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।